नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर का फोर्थ पार्ट लेकर आ गए हैं, जिसमें हम फरवरी के मंथ में जो 2023 में फरवरी के मंथ में जो करंट अफेयर बना है उसको यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन और जो करंट अफेयर का टॉपिक है उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट डिटेल है वो आपको बताते हुए चलेंगे। तो इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार के कवर हो रहे होंगे, तो अभी आपको पता है कि वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई फिजी में, उसके बारे में डिटेल होगी। साथ साथ यूट्यूब जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके नए सीईओ बने हैं और ये भारतीय मूल के हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे। साथ साथ मेंस्ट्रुअल लीव अनाउंस की गई है पहली बार किसी यूरोप की कंट्री के द्वारा, उसकी बात होगी। उत्तराखंड ने एंटी कॉपिंग लॉ पास किया। वैसे तो एंटी कॉपिंग लॉ है ऑलरेडी, लेकिन भारत का सबसे टफेस्ट लॉ इसको पास किया गया है, उसकी चर्चा करेंगे। साथ साथ WPL में स्मृति मंदाना सबसे महंगी खिलाड़ी बिकी है, उनकी बात होगी। WPL क्या है ये सब चर्चा होगी। साथ साथ भारत के जो IITian है, भारत के जो IIT में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनको अवार्ड मिला है MGov अवार्ड, उसकी चर्चा करेंगे। तो ये सारी डिटेल हम जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कंक्लूडेड इन फिजी। फिजी में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई और कब से कब ऑर्गेनाइज कराई गई, तो 15 से लेकर 17 फरवरी तक इसको ऑर्गेनाइज कराया गया फिजी के नादी में। ध्यान रखिएगा 12th नंबर का ये एडिशन है। ये आपसे पूछा जा सकता है। भारत की जो सरकार है, भारत की जो विदेश मंत्रालय है और साथ साथ जो फिजी की गवर्नमेंट है, इनके कोलैबोरेशन से इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। इसमें 50 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही थी। इसकी थीम हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। इसको ऑर्गेनाइज करने का उद्देश्य था कि हिंदी के प्रसार प्रचार के लिए काम किया जाए। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। S जयशंकर साहब जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, वो वहाँ पर अवेलेबल थे। साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी सितविनी रुबुका भी वहाँ पर इनॉग्रेशन के समय पर अवेलेबल थे। यहाँ पर आप देख पाएंगे तो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस सबसे पहली बार कब ऑर्गेनाइज कराई गई, तो 1975 में सबसे पहली बार ऑर्गेनाइज नागपुर महाराष्ट्र में कराई गई थी और लास्ट जो एडिशन हुआ था 11th नंबर का, वो 2018 में मॉरिशस में ऑर्गेनाइज कराया गया। और जो 2023 का है वो आपको पता चल गया होगा, फिजी में ऑर्गेनाइज कराया गया। इसको भारत की सरकार और फिजी ने मिलकर ऑर्गेनाइज कराया। मैंने आपको थीम बता दी, पर्पस आपको मैंने बता दिया कि इंटरनेशनली लेवल पर हिंदी को पहचान दिलाई जाए। ध्यान रखिएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको उस जो फिगर है उसके माध्यम से बताने की कोशिश की है। अगर हिंदी दिवस की बात करें तो भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को ऑब्जर्व होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर बात करें फिजी की, तो फिजी एक साउथ पैसिफिक रीजन में पड़ने वाला, साउथ पैसिफिक ओशन में पड़ने वाला एक कंट्री है जिसकी कैपिटल सुआ है। फिजियन डॉलर इसकी करेंसी है और सितविनी रुबुका इनके प्राइम मिनिस्टर हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो जो कि कोलकाता में ऑर्गेनाइज हुआ। ध्यान रखिएगा, तो सी में जो भी फूड, जो भी ह्यूमन के लिए फूड अवेलेबल है, उसको उसकी एक मार्केट, बेहतरीन मार्केट डेवलप करने के लिए इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसको 15 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक ऑर्गेनाइज कराया गया। कहाँ, तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। 3 दिन का यह पूरा शो था, जिसमें मैराइन प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट करने के लिए प्रमोट किया गया कि भाई आप इसको प्रमोट करें। और इसको किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया, तो मैराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया। ध्यान रखिएगा, भारत में जो सी पार्ट है, वहाँ से जो फूड मिलता है उसको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कैसे पहुँचाया जाए, उस पर यहाँ पर विचार विमर्श किया गया है। ये जो टारगेट है भारत का कि हम इस सी फूड वाला जो एक्सपोर्ट है, इसको 2025 तक 14 बिलियन US डॉलर तक पहुंचा देंगे। ठीक, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 15 से लेकर 17 फरवरी तक इसको ऑर्गेनाइज कराया गया कोलकाता में।
ठीक, यहाँ पर बात की जाए तो भारत दुनिया में जो पोजीशन पूछी जा रही है कि फिश प्रोडक्शन में दुनिया में किस पोजीशन पर है, तो आंसर होगा भारत सेकंड पोजीशन पर है फिश प्रोडक्शन में। लेकिन अगर बात करें कि एक्सपोर्ट करने में भारत का, मतलब एक देश से दूसरे देश में भेजने में भारत का क्या पोजीशन है, तो भारत फोर्थ पोजीशन पर है अपने यहाँ से दूसरे देश में सी फूड भेजने में। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आपको पता है ब्लू रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद से जो मछलियों का और जो वाटर के माध्यम से जो भी जीव होते हैं जिनको ह्यूमन खा सकते हैं, उसको डेवलपमेंट करने की कोशिश की गई थी, जिसको 2016 में इस ब्लू रिवॉल्यूशन को लॉन्च किया गया था। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, नील मोहन जी, आपको मालूम होना चाहिए यूट्यूब में ये सीईओ बन गए हैं। ये भारतीय मूल के हैं, अमेरिका में रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है नील मोहन। इन्होंने किसकी जगह ली है, तो सुसान वोजकी की जगह इन्होंने ली है। ध्यान रखिएगा, ये सीईओ बने हैं भारतीय मूल के लिए, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात करें तो भारतीय मूल के जो और दूसरे पर्सन्स हैं वो अलग अलग कंपनी में सीईओ के पद पर काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर बात करें अल्फाबेट, जो कि आपको मालूम होना चाहिए यूट्यूब की पेरेंट कंपनी कौन है, अल्फाबेट। गूगल की पेरेंट कंपनी कौन है, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट के अंदर ही ये दोनों कंपनियां आती हैं, गूगल और यूट्यूब। यूट्यूब में सीईओ बने हैं, ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें अल्फाबेट जो इनकी मेन कंपनी पेरेंट कंपनी है, उसके इस समय पर जो चेयरमैन है वो सुंदर पिचाई और सीईओ के पद पर गूगल में काम कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो सत्य नडेला इस समय पर भारत की तरफ से वहाँ पर हेड के रूप में है, और IBM के चेयरमैन और सीईओ अरविंद कृष्णा जी हैं, ये भी भारतीय हैं। और एडोब के भी इस समय पर शांतनु नारायण जो भारत की तरफ से यहाँ पर काम कर रहे हैं। बड़े बड़े पोस्ट में भारत के जो पर्सन्स हैं, भारत ओरिजिन पर्सन्स हैं, वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये है नील मोहन जी। यहाँ पर नील मोहन जी की बात करें तो सिंपल सा इनका पूरा करियर बताया हुआ है कि कब कहाँ से पढ़ाई की, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस आप ये याद रखिएगा इन्होंने गूगल को 2008 में ज्वाइन किया था। और गूगल आपको पता है कि अल्फ़ाबेट और गूगल ये और यूट्यूब ये सब एक ही कंपनियां हैं, तो इसलिए बस आप इतना याद रख लीजिएगा 2008 में इन्होंने ज्वाइन किया था गूगल को। अगला क्वेश्चन, स्पेनिश गवर्नमेंट पासिस लॉ प्रोवाइडिंग मेंस्ट्रुअल लीव फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूरोप। तो यूरोप की सभी कंट्रियों में अगर देखा जाए तो पहली कंट्री स्पेन बनी है जिसने अपने यहाँ पर महिलाओं को मेंस्ट्रुअल समय पर लीव देने का अनाउंसमेंट कर दिया है। आपको बता दूं, मेंस्ट्रुअल पूरा पीरियड 28 डेज का होता है, अप्रॉक्सीमेटली 28 to 29 डेज का होता है। उसमें लास्ट डेज में पेन काफ़ी होता है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फीमेल को इरिटेशन और अग्रेसिव रहती हैं, उस टाइम पर काम करने का भी मन नहीं करता। तो इसीलिए वो जो समय होता है, अगर मेडिकल डॉक्टर उनको कहते हैं कि आप रेस्ट ले सकती हैं, तो उस समय पर जो स्पेनिश गवर्नमेंट होगी आफ्टर अप्रूवल्ड डॉक्टर्स वो लीव पे करेंगी, जिसमें पेड होगी वो लीव। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यूरोप में किसी कंट्री ने ऐसा किया है। ध्यान रखिएगा, ऐसा जापान, इंडोनेशिया, जाम्बिया ऑलरेडी अपने यहाँ पर महिलाओं को सुविधा देता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इन कंट्रीज़ ने पेड मेंस्ट्रुअल लीव देने की अनाउंसमेंट की है। अब स्पेनिश पहली कंट्री ऐसी बना है। वैसे बात करें तो इंडोनेशिया में 2003 में ऐसा लॉ बनाया गया था कि 1 महीने में आप लीव ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2 दिन की, लेकिन उसको पहले आपको इन्फॉर्म करना होगा। जापान में भी ऐसा लॉ बना था 1947 में कि आप लीव ले सकते हैं और इसके लिए कंपनी आपको पे भी करेगी, मतलब पेड लीव होगी। साउथ कोरिया की बात करें तो इन्होंने भी लीव देने की अनाउंसमेंट की थी, लेकिन वो 1 दिन की होगी, लेकिन उसमें कोई पे नहीं करेंगे ये लोग। साथ साथ ताइवान ने भी कुछ इस प्रकार का लॉ बनाया था जिसमें 3 दिन का आपको मेंस्ट्रुअल लीव मिल सकती है 1 साल में। ठीक है, इसमें पे आपको होगा, लेकिन साउथ कोरिया में इन्होंने पे की बात नहीं की थी। यहाँ पर बात करें तो जाम्बिया ने भी यहाँ पर लीव की अनाउंसमेंट कर रखी है। तो इन देशों ने अपने यहाँ पर मेंस्ट्रुअल लीव की अनाउंसमेंट की हुई है। उत्तराखंड में भारत का सबसे टफेस्ट एंटी लॉ बनाया गया, जिसमें जो यहाँ के गवर्नर है
गुरमीत सिंह, उनके द्वारा साइन भी किया गया, अप्रूव कर दिया गया। आपको बता दूं कि उत्तराखंड में जो यूके एसएससी है और यूके पीसीएस है, उसमें अनफेयर तरीके से सिलेक्शन की बात की जा रही थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स वहाँ पर धरना दे रहे थे। और उसके बाद वैसे तो इस लॉ को बनाने की पहले से बातें चल रही थी, लेकिन इस काम में बहुत तेज़ी लाई गई और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा रिक्वेस्ट करने पर, उनकी जो गवर्नमेंट चल रही है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर है वहाँ के, तो उनके रिक्वेस्ट के बाद जो वहाँ के गवर्नर है गुरमीत सिंह, उनके द्वारा अनाउंस किया गया कि ठीक है, इस लॉ को पास किया जाता है। और अब ये टफेस्ट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अगर मान लीजिए आप कोई माफिया है, पेरेंट हैं या कोई कोचिंग संस्था चलाने वाले हैं और अगर आप इस चीज़ में लिप्त पाए जाते हैं तो आपके ऊपर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, साथ साथ आपको जेल लाइफ टाइम हो सकती है। साथ साथ इस लॉ में ये भी है कि अगर कोई स्टूडेंट अगर चीटिंग करता हुआ पाया जाता है तो उसको 5 लाख रुपए का जुर्माना, 5 साल की जेल, लेकिन अगर वो दोबारा ऐसा करता है तो उसको 10 साल की जेल हो सकती है और 10 साल तक का बैन लगाया जा सकता है कि भाई अब आप पेपर नहीं दोगे। साथ साथ अगर कोई स्टूडेंट चीटिंग करके किसी एग्जाम में पास होकर जाता है तो आफ्टर पास एग्जाम, जब वो पास कर जाएगा, ज्वाइन भी हो जाएगा, उसके बावजूद भी उस पर एक्शन लिया जा सकता है। तो इस प्रकार का पूरा ऑर्डिनेंस बनाया गया है। बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट माना जा रहा है इसको, पूरे भारत में सबसे टफेस्ट। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट ने सिंगुला टनल में सारे वेदर में, जितने भी वेदर्स होंगे उन सभी में कनेक्टिविटी बेहतर रहेगी, इसको अप्रूव कर दिया है और ये लद्दाख को कनेक्ट करेगा हिमाचल प्रदेश से। तो सारे वेदर्स में ये कनेक्टिविटी चालू रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी और ये सिंगुला टनल में इसको डेवलप किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये 4.1 किलोमीटर के आसपास पूरी कनेक्टिविटी होगी। अगर बात करें कनेक्टिविटी होगी कहाँ कहाँ से, तो ध्यान रखिएगा, कनेक्टिविटी लद्दाख से लेकर इसको हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट किया जाएगा, जिसमें 2025 तक इसके काम को कंप्लीट किया जाएगा और इसमें लगभग 1700 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सिंगुला टनल है, जिसको बिल्ड किया जाएगा कहाँ, नीमू पादम और तारचा मार्ग के बीच में। याद रखिएगा, ये जो कनेक्टिविटी है ये हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख को जोड़ेगी। अगर हिमाचल प्रदेश में भी बात करें तो लाहौल स्पीति से लेकर जो ऊपर संकार वैली है उसको जोड़ रही होगी। टनल को 2025 तक डेवलप कर दिया जाएगा। 4.1 किलोमीटर की टोटल इसकी लेंथ होने वाली है और इसको BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया जाएगा। आप ये यहाँ पर कुछ देख पाएंगे, इस प्रकार की टनल होगी। ठीक, चलिए आगे बात करें तो ये पूरी मैंने डिटेल ऑलमोस्ट आपको बता दी है। अगला क्वेश्चन, तो फर्स्ट G20 कल्चर, अब अभी तक जितनी मीटिंग चल रही थी G20 की, वो कोई ना कोई डिस्कशन था, किसी और टॉपिक पर था, फाइनेंस टॉपिक पर था, हेल्थ टॉपिक पर था, लेकिन पहली अब G20 की कल्चर ग्रुप की मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के खजुराहो में। आपको मालूम होना चाहिए खजुराहो कल्चर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इलेबोरेटेड है, इसलिए याद रखिएगा खजुराहो में G20 की पहली कल्चर मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई है। वैसे इस बार भारत G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है, आपको मालूम होना चाहिए। और भारत अगर इसकी प्रेसिडेंसी कर रहा है तो इसकी थीम वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम है वसुदेव कुटुंबम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ध्यान रखिएगा। और अगर इसकी कल्चर बेस्ड थीम की बात करें तो कल्चर फॉर लाइफ इन्होंने इसको इसके अकॉर्डिंग इसको ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, लाइफ मतलब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ठीक, ये प्रधानमंत्री जी का मिशन भी है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, पहली बार कल्चर मीटिंग हुई, कहाँ पर हुई? तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। इसमें G20 में भारत ने, जो इसके मेंबर नहीं है, जैसे बांग्लादेश, इजिप्ट हो गया, मॉरिशस हो गया, ये मेंबर नहीं है G20 के, तो इनको यहाँ पर बुलाया गया है क्योंकि जो होस्ट करता है वो कंट्रीज़ को इन्वाइट कर सकता है कि आप हमारे एक गेस्ट के रूप में आप इसमें पार्टिसिपेट करें। तो गेस्ट कंट्री के रूप में बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE को भारत ने इनवाइट किया है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन,
प्रधानमंत्री मोदी ने जल जन अभियान राजस्थान में स्टार्ट किया। राजस्थान में आपको पता होगा वहाँ चंबल नदी को कनेक्ट करने के लिए बात चल रही थी और राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट भी की गई कि आप इसको नेशनल मिशन घोषित कर दें कि चंबल में पानी इकट्ठा होगा बारिश का और जहां पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है वहां से इसको हम टैप के माध्यम या किसी अन्य माध्यम से नहर डेवलपमेंट के माध्यम से पहुंचा पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आ गया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जल जन अभियान को शुरू किया गया, क्योंकि आपको मालूम होगा राजस्थान के बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जहां पर पानी की कमी है, जिसकी वजह से इस मिशन को लॉन्च किया गया और कोशिश की जाएगी कि जो स्टोरेज ऑफ वाटर है उसको इम्प्रूव किया जाए और भी बहुत सारे माध्यम से कनेक्टिविटी राजस्थान में इसको शुरू करने की कोशिश होगी। याद रखिएगा यहाँ पर मेनली इस पूरे अभियान में कोशिश की जाएगी कि प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किए जाएं जिससे वाटर हार्वेस्टिंग में मदद मिल सके और भी बहुत सारे कैंपेन्स चलाए जाएंगे। ये हमारे मिनिस्ट्री अभी पूरी डिटेल में इसकी इन्फॉर्मेशन जब देगी तो आपको पता चलेगा। इस समय पर हमारे जल मिनिस्टर कौन है तो ध्यान रखिएगा गजेंद्र सिंह शेखावत इस समय पर हमारे जल मिनिस्टर हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है इंडिया और जापान एक्सरसाइज कर रहा है, कौन सी? तो धर्म गार्जियन एक्सरसाइज कर रहा है। कहाँ कर रहा है? तो सिंगा जापान में इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ध्यान रखेंगे जापान में भारत की जो आर्मी है वो वहाँ पहुँच चुकी है और इसको 17 फरवरी से स्टार्ट किया जा चुका है और 2 फरवरी तक इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। कहाँ पर? सीगा प्रीफेक्चर एक जगह है जापान में, वहाँ पर। और 4th एडिशन है ये धर्म गार्जियन का। भारत की तरफ से गढ़वाल राइफल्स की रेजिमेंट की आर्मी की तरफ से पार्टिसिपेट कर रही है और जापान की तरफ से जापान की जो जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स है उसके द्वारा यहाँ पर उसकी जो इन्फेंट्री रेजिमेंट है उसके द्वारा यहाँ पार्टिसिपेट किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे ये थल सेना की एक्सरसाइज है और ये 2018 से स्टार्ट की गई थी। क्योंकि जिससे टेरर को कंट्रोल करने में दोनों कंट्री की जो आर्मीज हैं मिलकर काम करने के लिए आदी हो जाए। ध्यान रखिएगा इसका एम यही है। यहाँ पर बात करें तो भारत और जापान के बीच में अन्य एक्सरसाइज भी होती हैं, जैसे कि सिन्यू मैत्री की बात करें तो भारत और जापान के बीच में एक एयर एक्सरसाइज है और एक और एयर एक्सरसाइज है जो कि इसी साल पहली बार ऑर्गेनाइज कराई गई, जिसमें अवनी चतुर्वेदी उस पार्टिसिपेट कर रही हैं और वो पहली फीमेल है जो कि बाहर इंडिया से बाहर जाकर किसी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही हैं। याद रखिएगा उसका नाम है वीर गार्जियन। यहाँ पर बात करें तो जाइमेक्स नाम की एक्सरसाइज जो कि भारत और जापान के बीच में होती है और ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है। और सहयोग काजिन नाम की एक्सरसाइज है जो कि कोस्ट गार्ड के द्वारा, भारतीय कोस्ट गार्ड और जापान कोस्ट गार्ड के द्वारा मिलकर की जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है पहली बार ऐसा हुआ है एयर इंडिया ने एक साथ इतने सारे ऑर्डर दे दिए हैं। कितने? तो 470 एयरक्राफ्ट की डील हुई है। कहां पर हुई है? तो बेंगलुरु में आपको पता होगा कि एयर शो चल रहा है, वहां पर ये डील की गई है। एयर इंडिया ने सीधे 250 तो एयर बस से और 220 बोइंग से एयरक्राफ्ट खरीदने की बात कर दी है और ये एशिया की और ये दुनिया की सबसे बड़ी एक साथ होने वाली डील है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। और ये आपको बता दूं एयर इंडिया टाटा ग्रुप के अंतर्गत आती है, मतलब टाटा ग्रुप इसके मालिक हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर इससे बेनिफिट क्या होगा? तो इससे बेनिफिट उड़ान स्कीम को बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उसको 2016 में लॉन्च किया गया था। इसकी फुल फॉर्म से ही आप समझ जाएंगे कि क्या है। उड़े देश का आम नागरिक। तो आम नागरिकों को कोशिश करनी है जो बाटा चप्पल पहनते हैं उनको प्लेन में बैठाया जाए, इस प्रकार की पूरी एक स्कीम चलाई गई थी जिसमें अफोर्डेबल रेट पर लोगों को फ्लाइट के जो ट्रैवलिंग है वो प्रोवाइड कराई जाती है। तो एयरक्राफ्ट परचेज किए गए तो उससे बेनिफिट मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है WPL। भारत में आपको पता है IPL होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, जिसमें मेंस के जो प्लेयर होते हैं क्रिकेट के वो परफॉर्म करते हैं, वो खेलते हैं।
अब WPL भी 2023 से ऑर्गेनाइज कराया जाना शुरू कर दिया गया। याद रखिएगा, WPL का प्रोसेस शुरू हो चुका है, इसकी ऑक्शन हो चुके हैं प्लेयर के। टोटल प्लेयर के ऑक्शंस 448 प्लेयर्स पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से 87 प्लेयर्स ने यहाँ पर मतलब ये 87 प्लेयर्स को यहाँ पर किसी ना किसी ने परचेज किया है और 30 उनमें से फॉरेनर है। यहाँ पर परचेजिंग जो हुई है उसमें सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बिके हैं? तो आंसर होगा स्मृति मंदाना। भारतीय ओपनर बैट्समैन है वुमेन्स क्रिकेट टीम में, इनको सबसे महंगा खिलाड़ी परचेज किया गया है। कितना? तो 3.4 करोड़ रुपए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के द्वारा इनको परचेज किया गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। यह है स्मृति मंदाना, इनको 3.4 करोड़ रुपया मिला है खेलने के लिए। दूसरे नंबर पर भी आप याद रख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के एशले गार्डनर है और इनको 3.2 करोड़ रुपए में खरीदा गया। और तीसरे पर नटालिया सिवर है जो इंग्लैंड की है, जिनको 3.2 करोड़ में खरीदा गया। चौथे पर दीप्ति शर्मा, और उसके बाद भारत की है दीप्ति शर्मा, और उसके बाद जेमिनी रॉड्रिगस, ये भी भारत की हैं, इनको भी अच्छे खासे अमाउंट में खरीदा गया। स्मृति मंदाना की बात करें तो 2013 में बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए इन्होंने T20 क्रिकेट का स्टार्ट किया था और इनका करियर बहुत बेहतरीन रहा। आपको बता दूं, लगातार बेहतरीन नाम से, मतलब बेहतरीन रिकॉर्ड से इनके नाम पर बेहतरीन रिकॉर्ड आए हैं। जैसे कि 2018 से इनको बेस्ट फीमेल इंटरनेशनल क्रिकेटर चूज किया गया BCCI के द्वारा, और ICC के द्वारा भी इनको राकेल हॉयफलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट ने एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी में ऑलरेडी चल रही है, कितनी चल रही है? तो भारत सरकार का लक्ष्य है, बताता हूं क्रेडिट सोसाइटी क्या है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि हम क्रेडिट सोसाइटी 2 लाख बना देंगे। ठीक है, 2 लाख बनाएंगे और ये सोसाइटी का नाम है पैक्स। क्या है? पैक्स। इसकी फुल फॉर्म प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। अब ये क्या करती है? ये एक प्रकार के छोटे बैंक है। छोटे बैंक का मतलब गांव देहात में की जो पंचायत है वहां पर इनको खोला जाता है और वहां पर ये वहां के किसानों के लिए पैसा प्रोवाइड कराते हैं एज अ लोन, शॉर्ट पीरियड के लिए। जैसे मान लीजिए किसान को ज़रूरत पड़ती है खेती की, तो खेती की ज़रूरत है तो उसको पैसा चाहिए। अब पैसा कहाँ से आएगा? अगर उसके पास इस प्रकार की सोसाइटीज़ नहीं होंगी जो गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप की गई हैं, वो सोसाइटीज़ नहीं होंगी, तो वो कहाँ जाएंगे? आप कहोगे वो जाएंगे किसी बड़े अमीर आदमी के पास, जो गांव का अमीर आदमी होगा, जो कि सिंपल सी बात है, अमीर होगा तो किसान नॉर्मली कम पढ़ा लिखा होगा तो उसका शोषण भी कर सकता है, उसकी खेती या गहने जो भी उसका नहीं देगा, या हो सकता है उससे कंपाउंड इंटरेस्ट लगाकर वो हड़प ले। तो इस चीज़ को रोकने के लिए आपने देखा होगा पहले बहुत कुछ होता था ऐसा, तो इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने पैक्स को डेवलप किया। पैक्स को डेवलप करने का मेन मकसद ये था कि गांव में रहने वाले जो किसान हैं उनको आसानी से किसानी के लिए ऋण प्रोवाइड कराया जा सके, कि ऋण क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फार्मर्स को मिलता है। ठीक है, अब 2 लाख भारत सरकार की पूरा सिस्टम बनाने की मतलब प्रोसेस है। अभी कितने बन गए? तो 66,000 एक्टिवली काम कर रहे हैं और डेवलप हो चुके हैं 99,000 के आसपास, लेकिन अभी सिर्फ 66,000 सही से काम कर रहे हैं। लेकिन बात करें कि भारत सरकार ने ये एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड करा रहे थे, लेकिन इसी में भारत सरकार ने डेयरी, फिशरी और दूसरे जो काम करने वाले किसान हैं उसको भी इंक्लूड कर दिया है। मतलब डेयरी वाला काम, फिश वाला काम या कोई और पालन हो, उन सभी पालन के लिए अब इससे पैसा प्रोवाइड हो पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पैक्स को इलैबोरेट किया गया है।
इसकी जो कार्य का दायरा है उसको बढ़ा दिया गया है। इससे क्या होगा, इससे किसानों को बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट कैसा मिलेगा, बेनिफिट ऐसा मिलेगा कि अब जब किसानी कर चुका, उसके बाद बीच में खाली जो टाइम होता है उस टाइम पर के लिए वो नया बिजनेस सोच सकता है। नया बिजनेस जैसे भैंस पाल सकता है और कोई मछली पालन कर सकता है या फिर डेयरी वाला सिस्टम शुरू कर सकता है, तो इससे उसकी आमदनी बढ़ेगी। इसीलिए सरकार ने इसको लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा, कैबिनेट ने एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी में को इलेबोरेट किया है और साथ साथ इसके टारगेट 2 लाख को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की बात की है। इसमें इलेबोरेट क्या किया कि डेयरी वाले जो डेयरी फिशरी के कॉर्पोरेशन है इसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। ये और जो इसका अनाउंसमेंट किसके द्वारा, तो अनुराग ठाकुर जी के द्वारा किया गया। इस समय पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, तो ध्यान रखिएगा नरेंद्र सिंह तोमर इस समय पर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। पैक्स उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। सिंपल भाषा में ये तो सब मतलब थ्योरी लिखी हुई है। इसको 1904 से इस पूरे सिस्टम इस तरीके के सिस्टम को स्टार्ट किया गया आरबीआई के द्वारा। आरबीआई और जो गांव के लोग हैं उनके बीच में कनेक्शन का काम करता है और आरबीआई के द्वारा इसको फंड वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बता दिए कि इसके क्या 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 कारण है जिसको इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को स्टार्ट किया है और कहा है कि इसको अच्छे से डेवलप किया जाए। कब से लेकर, तो 2022 से लेकर 2025-26 तक इसको डेवलप कर दिया जाए। क्या होगा इसमें, देखिए जो वाइब्रेंट गांव है, वाइब्रेंट मतलब जहां पर हिंसा या फिर जहां पर संघर्ष चलता रहता है, जैसे कि चाइना का बॉर्डर हो गया, पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, तो नॉर्थ रीजन में जो गांव है, वो नॉर्थ रीजन में जो बॉर्डर के पास गांव है वहां उसे वाइब्रेंट विलेज कहा जा रहा है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत उन गांवों को डेवलप किया जाएगा जिससे कि वहां से पलायन जो हमारे सेंटर की तरफ बढ़ रहा है, सेंटर मतलब मुंबई बड़े बड़े जो शहरों में बढ़ रहा है, वहां रोकने की कोशिश की जाएगी जिससे कि उस गांव तक भी लोग रहें, ताकि वहां पर जो सिस्टम है ऐसा ना हो कि आर्मी ही रह रही है, लोग रह ही नहीं रहे। तो इसीलिए कोशिश की जा रही है गांव के लोगों को रोका जाए वहां पर। इसके लिए उनको बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि उनको सड़क बनाई जाएगी, उनके लिए एजुकेशन वाला सिस्टम स्टार्ट किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने 4800 करोड़ रुपए अनाउंस किया है फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 से लेकर 2025-2026 तक। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। और ये टोटल 600 से ज़्यादा गांव है जिनको डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो ये उम्मीद करता हूं आपको समझा पाया होगा। अगला क्वेश्चन है, इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतह अल सीसी। अभी रिसेंटली में हमारे जो 26 जनवरी रिपब्लिक डे था उस पर भी वो आए थे चीफ गेस्ट के रूप में। तो इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा ग्लोबल बेस्ट अवार्ड जिसका नाम है एम.गव अवार्ड प्राप्त हुआ किसको, आईआईटी इंदौर के स्टूडेंट को। आईआईटी इंदौर के स्टूडेंट ने ऐसा क्या कर दिया कि अब्देल फतह अल सीसी जी के द्वारा ये अवार्ड प्राप्त हुआ। और ये कहाँ प्राप्त हुआ, तो ये अवार्ड प्राप्त हुआ है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो कि दुबई में ऑर्गेनाइज कराई गई थी वहाँ पर। यहाँ पर इनको ये अवार्ड मिला है ब्लॉक बिल ऐप डेवलप करने के लिए। समझाता हूँ क्या है, लेकिन आपको बता दूँ इसमें इनको 1 मिलियन दिरहम, वहाँ की करेंसी है ना यूएई की, तो दिरहम मिला है 1 यूएई, और इसमें गोल्ड मेडल भी इनको प्राप्त हुआ। ये जो ब्लॉक बिल ऐप है क्या है, देखिए जब आपने कभी अगर देखा हो, क्या देखा हो, किसी कहीं भी अगर आप परचेजिंग करते हैं रिटेलर के पास, तो आपको बिल देगा, तो वो एक मशीन होगी, उससे पर्ची निकलेगी, पर्ची निकल के फाड़ के वो आपको दे देगा, वही बिल होता है आपका। तो उस पर्ची को रोकने के लिए इन्होंने डिजिटल सिस्टम डेवलप कर दिया है जिसको ब्लॉक बिल ऐप कहा जा रहा है। उस ऐप के माध्यम से पर्ची की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको वो डिजिटली आप किसी और पर्सन के मोबाइल फ़ोन या किसी और चीज़ में आप बिल दे सकते हैं। इससे क्या होगा, जो पर्ची निकलती है ना उसमें केमिकल होता है और वो बहुत डेंजरस होता है। अगर उसको यूज़ करते करते अगर इसी तरीके से यूज़ किया जाए तो हाथ में हल्की क्वांटिटी भी लग जाए और वो खाना वगैरह हाथ सही से अगर ना धुल के खाना वगैरह खा लेता है या कोई और काम करता है तो उसकी हेल्थ इशू ज़्यादा बन जाते हैं। तो जो वहाँ रिटेलर्स हैं उनकी लाइफ को
टोटली चेंज करने के लिए ब्लॉकबिल ऐप ने काफ़ी बेहतर काम किया है, जिसकी वजह से, क्योंकि ये रिसिप्ट जनरेशन ऐप है, तो इसकी वजह से इनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। क्योंकि बिल्कुल मतलब बहुत बढ़िया इनोवेशन जो करता है, लाइफ चेंजिंग इनोवेशन करता है, उसको ये अवार्ड प्राप्त होता है। किसके? यूएई की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यूएई के द्वारा इसको ये अवार्ड मिला है, लेकिन किनके हाथों मिला है? तो ये मिला है अब्देल फतेह अल सीसी, जो कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, उनके हाथों। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो गवर्नमेंट समिट ऑर्गेनाइज कराई गई 13 से लेकर 15 फरवरी तक, वहाँ पर इनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो क्वेश्चंस मैंने समझाए हैं वो आपको क्लियर समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्वालिटी कंटेंट लगा है, तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।